नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में उन कपल्स से बात करना चाहती हूं जो कई सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही है और सारे टेस्ट्स करवा लिए, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवा लिया, वाइफ के सारे टेस्ट्स करा लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब ठीक बता रहे हैं डॉक्टर, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर होता है जिसको कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये आमतौर पे जो आम टेस्ट्स कराए जाते हैं इनफर्टिलिटी के लिए उससे डायग्नोस नहीं हो पाता है और इनफैक्ट आज की डेट में भी कोई ऐसा पक्का टेस्ट इसके लिए नहीं है जिससे कि पता लगाया जा सके कि आपकी इनफर्टिलिटी सर्वाइकल फैक्टर की वजह से है। और ये केसेस जनरली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसको बोला जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी है और कोई कारण नहीं पता चल पा रहा है, उसी कैटेगरी में ये सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादातर चले जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या टेस्ट कराने जाएंगे किसी इनफर्टिलिटी सेंटर पे, तो सबसे पहले हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराया जाएगा, जिसमें कि देखा जाएगा कि हस्बैंड के जो सीमेन में स्पर्म्स की संख्या जो है वो ठीक है कि नहीं, सही अमाउंट में है कि नहीं है, स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक है कि नहीं है, यानी कि स्पर्म्स सही से मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी सही है कि नहीं, मतलब उनका शेप, साइज़, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उनके स्ट्रक्चर में। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं सीमेन एनालिसिस में। इसके अलावा वाइफ के जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट कराए जाते हैं जनरली वाइफ में, यानी कि फीमेल में जो मुख्य 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, तो ये जनरली टेस्ट में डायग्नोज हो जाते हैं। जैसे कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन मतलब ओवरी में से, अंडाशय में से अंडा ही रिलीज़ अगर नहीं हो रहा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये फैक्टर जनरली टेस्ट से पता चल जाता है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और इसके लिए जनरली ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए कुछ इंजेक्शंस या दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि ओव्यूलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया जाता है या ट्रीट कर लिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि दूसरा कारण ये रहता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, जो कि आपके यूट्रस को, गर्भाशय को ओवरीज के साथ कनेक्ट करती हैं, जो ट्यूब्स, उनमें अगर ब्लॉकेज होता है तो कई बार महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं और बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये भी जनरली टेस्ट्स के द्वारा इसको पता कर लिया जाता है, ये डिटेक्ट हो जाता है, HSG टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट हो जाती है ये प्रॉब्लम भी, तो ये कारण भी पता चल जाता है। इसके अलावा जो कारण, तीसरा मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो ये है कि उनके यूट्रस में ही कोई प्रॉब्लम हो या बीमारी हो, जैसे कि फाइब्रॉइड्स अगर हैं, गांठें अगर हैं यूट्रस में, तो अगर वो किसी ऐसी जगह पर हुई जिसकी वजह से कि स्पर्म ओवरी से रिलीज हुए ओवम यानी कि एग तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। तो फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है, वो अगर यूट्रस में है, फीमेल में है, तो वहाँ पे भी प्रेगनेंसी जनरली कंसीव नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। एडिनोमायोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें भी आती है। इसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में आपको इसमें बताना है। तो ये जो कॉमन कारण होते हैं, अब जैसे यूट्रस से रिलेटेड मैंने आपको कारण बताए, ये तो अगर आप महिला अल्ट्रासाउंड कराएंगी जनरली तो उसमें डायग्नोज हो जाता है कि ये कारण है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि सारे टेस्ट कर लिए जो कॉमन टेस्ट मैंने अभी आपको बताया जो जनरली कराए जाते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है हस्बैंड का, वाइफ में ओव्यूलेशन भी हो रहा है, अंडा रिलीज हो रहा है, उनके पीरियड्स रेगुलर हैं, यूट्रस बिल्कुल ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल ओपन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे और सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल है। कोई भी अच्छा टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट इसके लिए बहुत इफेक्टिव कोई टेस्ट अभी तक नहीं है, इसलिए ज़्यादातर केसेस जिसमें कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में डाल दिए जाते हैं या पता नहीं चलता है कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी। आखिर ये सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती क्या है और इसे ठीक किस तरीके से किया जा सकता है।
तो सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसको सर्विक्स बोला जाता है। ये छोटा सा पतला सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस की मेन बॉडी को वेजाइना से कनेक्ट करता है। तो अब ये जो सर्विक्स है, नॉर्मली महिलाओं में क्या होता है कि ये जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, एग रिलीज हो रहा होता है ओवरी में से, तब ये जो सर्विक्स का म्यूकस होता है सर्विक्स में, वो अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे कि स्पर्म्स जो है, शुक्राणु जो है, वो आसानी से उसके थ्रू क्रॉस करते हुए ऊपर को जा सके और अंडे तक पहुंच सके। और दूसरा, इसमें जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ऐसे जो स्पर्म फ्रेंडली होते हैं। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल रहता है सेक्स के टाइम पे। अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प होती है इससे। लेकिन 3 कारण ऐसे होते हैं इस सर्वाइकल म्यूकस से रिलेटेड जो कि अगर मौजूद हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्राणुओं को सर्विक्स को क्रॉस करके ऊपर यूट्रस तक पहुंचने में और फिर अंडे तक पहुंचने में दिक्कत आती है। आखिर ये 3 कारण क्या हैं? सबसे पहला तो सर्विक्स में जो म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होगा और ये स्पर्म्स का रास्ता रोक देगा ऊपर जाने का यूट्रस की तरफ और फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, इसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए स्पर्म्स के लिए वो मौजूद अगर नहीं है तो भी ये स्पर्म फ्रेंडली नहीं रहता है। तीसरा कारण है कि अगर इसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो वो बिल्कुल स्पर्म्स के लिए हार्मफुल रहता है, घातक रहता है, और स्पर्म्स उससे डैमेज होते हैं और वो आगे जाके ऊपर यूट्रस से फिर फैलोपियन ट्यूब में जहाँ की अंडा रहता है ओव्यूलेशन के बाद, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये रीजंस जब रहते हैं तो ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस को सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी बोला जाता है और ये ज़्यादातर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। तो अगर सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है तो इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और ऐसे कपल्स किस तरीके से कंसीव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई दवा तो इसके लिए नहीं है कि जिससे कि आपका सर्विक्स का म्यूकस ठीक हो पाए, लेकिन एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है ऐसे कपल्स को, और वो है IUI का प्रोसीजर। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म्स को डायरेक्टली सर्विक्स को बाईपास करते हुए सीधे यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे स्पर्म्स को सर्वाइकल म्यूकस को नहीं क्रॉस करना होता है, क्योंकि आर्टिफिशियली उसको डायरेक्टली यूट्रस में पहुँचा दिया जाता है। दूसरी चीज़ एक और जो अच्छी होती है इस प्रोसीजर की, वो ये है कि इसमें जो हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनके सेमेन का सैंपल लिया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है स्पेशली। उसमें जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उनको लोअर क्वालिटी के स्पर्म्स से अलग कर दिया जाता है और फिर इसको ट्यूब के थ्रू डायरेक्टली यूट्रस में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल फैक्टर की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा था वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस को बाईपास करते हुए डायरेक्टली जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं हस्बैंड के, वो यूट्रस में डाल दिए जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी कि जिस समय महिला का ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर के द्वारा ऐसे दंपति जो सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं वो ज़रूर अपना बेबी का सपना पूरा कर सकते हैं। अब इसमें जो IUI का प्रोसीजर होता है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि IUI का प्रोसीजर जिस दिन होता है उसके कम से कम 2 हफ्ते तक आपको रुकना होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप उससे जल्दी टेस्ट अपना करेंगे तो वो आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको तब मिलेगा जबकि चलिए आपका सक्सेसफुल हो गया IUI, मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट भी हो गए, लेकिन जो HCG हार्मोन होता है उसकी मात्रा अभी इतनी नहीं बढ़ी होती है आपकी महिला की बॉडी में या उनके यूरिन में कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स उसको डिटेक्ट कर पाए, तो आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया। दूसरा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कब मिलता है? अगर महिला के ओव्यूलेशन में भी कोई दिक्कत है या उनके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने उन्हें HCG का इंजेक्शन दिया है, तो वो जो होता है महिला के बॉडी में, उसकी वजह से एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है जबकि प्रेगनेंसी ना हो। तो दोनों कंडीशंस होती हैं, इसलिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
अगर आपने IUI का प्रोसीजर कराया है तो बहुत जल्दी मत मचाइए टेस्ट करने के लिए, और 2 हफ्ते से पहले तो टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी के केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में ही जोड़ लिए जाते हैं। यानी कि आपको जनरली जो कंसेप्शन मिलता है वो ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केसेस में कई बार सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी रीज़न होता है। तो इस तरीके से IUI का प्रोसीजर जो है वो काफ़ी इसमें हेल्प करता है, और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में सक्सेसफुल हो जाता है या दूसरी बार में, कई लोगों को 2-3 बार कराना पड़ता है तब जाके सक्सेस इसमें मिलती है। इसके अलावा IUI का प्रोसीजर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिसमें कि हस्बैंड के जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है या संख्या कम है, तो ऐसे कपल्स को भी IUI से प्रेग्नेंट होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और ज़्यादा मात्रा में स्पर्म्स यूट्रस में और एग तक पहुंच पाते हैं नॉर्मल सेक्स से अगर कंपेयर करें तो। या फिर अगर हस्बैंड के स्पर्म्स ही नहीं है, जिसकी एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन है, जहाँ पे कि डोनर से स्पर्म्स लेके महिला को प्रेग्नेंट किया जाता है, तो वो भी IUI के प्रोसीजर के थ्रू ही होता है। तो इसलिए IUI का प्रोसीजर काफ़ी बेनिफिशियल होता है कई कपल्स के लिए। और इनफैक्ट अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है तो कई बार पहला ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स आपको देते हैं वो IUI ही देते हैं। इसके अलावा अगर IVF के प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इसके लिए मैं फ्यूचर में कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि IVF का प्रोसीजर क्या है और उसका यूज़ कब होता है, कैसे होता है, कितना खर्चा आता है, उसके लिए ज़रूर फ्यूचर में हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।